ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये तो आसान है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग डेटा, इसका इशू नहीं। एक चीज़ है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में, इवन अकाउंटिंग टर्म में, एसेट भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एसेट्स विच इज़ प्रॉपर्टी, जो कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, और एक चीज़ है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी है किसकी, किसका उसके ऊपर हक है, तो वो ओन बाय होम, ये है राइट टू प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो है वो एसेट्स की साइड पे आएगी, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी साइड पे आएगी, जिसमें लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी शामिल है। तो इससे जो फिर ये अंडरस्टैंडिंग अगर आसानी से समझ आ जाए ना, तो फिर जो डेबिट क्रेडिट में लोगों को कन्फ्यूजन होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। एसेट यानी प्रॉपर्टी राइज करेगी तो डेबिट होगी, और राइट टू प्रॉपर्टी राइज करेगा तो क्रेडिट होगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो ये सर इसमें डिफरेंस लाइटली आप कैसे कर पाएंगे? मिसाल के तौर पे एक बंदे का एसेट है, वो है भी और वो राइट भी रखता है, तो दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों चीज़ों में आप कैसे? तो अब ये इस एग्जाम्पल को हम गो थ्रू कर लेते हैं ना, कोई कि अहमद ने 19,000 रुपये जमा करा दिए बैंक में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब यानी अब आपने दो साइड हैं इक्वेशन की, एक साइड है लायबिलिटी प्लस कैपिटल की, एक साइड है एसेट्स की। और हमारी जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है ना, डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो जनरली दोनों साइडों में कोई ना कोई चेंज आ रही होगी, या फिर एक ही साइड पे प्लस माइनस हो रहा होगा। बट अभी हम डेबिट क्रेडिट पे बाद में जाते हैं, पहले हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से देख लें कि अहमद ने 19,000 रुपये जमा कराए बैंक में। तो वो जो जमा उसने कराए हैं ना पैसे, एक्चुअली वो तो आए हैं इधर प्रॉपर्टी में, तो कैश उसका बढ़ गया, और जो उसने पैसे जमा कराए हैं अब वो उसके हैं, तो उसका कैपिटल भी बढ़ गया। ये चीज समझ आएगी। अब दो चीजें हुई हैं बिजनेस के अंदर, एक तो कैश आ गया जो बैंक में पड़ा हुआ है, और उस कैश के ऊपर उसका राइट भी इस्टेब्लिश्ड है। नहीं, पहले तो उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया था ना, तो कैपिटल जीरो। फॉर्मूला है ना लायबिलिटी फॉर कैपिटल, उसकी सेंस में सर बात कर रहे हैं कि उसका एसेट तो बढ़ गया है, और चूंकि कैपिटल भी उसके पास आ गई, दोनों चीजें बिजनेस का एसेट हुआ। हाँ, बिजनेस का एसेट हुआ, बिजनेस एसेट हुआ, बिजनेस की लायबिलिटी होगी, और वो उसको सेंस में आप वही रखें, प्रॉपर्टी एंड द राइट टू द प्रॉपर्टी, कि वो 19,000 रुपये कैश है, वो किसका है, वो अहमद का है। तो वो अहमद का है, तो हम उसको फिर मेंशन करते हैं इससे कि जी वो अहमद कैपिटल, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होगी, 19,000 बराबर है 19,000। उसके बाद क्या हुआ, उसने किचन इक्विपमेंट ख़रीदा, और ख़रीदा उसने कैश पे। तो अब ये हमारी बैलेंस ऊपर से चला आ रहा था 19,000 और 19,000 का। अब उसने क्या किया कि उसने कैश का ख़रीदा, 17,400 रुपये उसने कैश पे किया, तो ये कैश में से माइनस हो गया, और कैश बच गया 1,600 रुपये, और इक्विपमेंट आ गया। तो अब उसके पास जो टोटल एसेट्स हैं या टोटल प्रॉपर्टी है उसकी, वो 19,000 की है जमा करके, और वो किसकी है, वो उसी की है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वही रहेगा। आपने इधर से वो कैश में माइनस करवा के इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन तो नहीं, मैंने बैलेंस करने के लिए नहीं किया, खुद ब खुद यही हुआ, क्योंकि कैश निकल गया। हाँ, उसका वो उतने का वो इक्विपमेंट आ गया, उसकी कॉस्ट आ गई। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, अब आपने ये बताना है कि अब क्या होगा। 650 रुपये की उसने फूड सप्लाईज खरीदी, और तय ये पाया कि वो पैसे बाद में देगा। तो अब क्या होगा, एसेट साइड में क्या होगा, नहीं बताएं। फूड सप्लाईज की शक्ल में 650 रुपये बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर आ जाएंगे, दूसरी साइड पे
650 के 19,650 में हो जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर, तो टोटल अब 19,650 हो गए। और अब जो टोटल एसेट है 19,650 के हैं, किसके हैं? अब वो दो लोगों के हैं, अहमद के हैं और क्रेडिटर्स के हैं। अहमद के बकदर 19,000 के हैं और जो दूसरे लोग हैं उनके 650 के बराबर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर भी बैलेंस है। ये सप्लाईज के लिए जो 650 रुपए, ये अब- बेसिकली आप इसको ट्रेड क्रेडिटर का नाम दे देते हैं कि किसी से आपने जो आपने लिखा हुआ ड्यूरिंग द मंथ परचेज ऑफ फूड सप्लाईज, यानी फूड सप्लाईज उसने परचेज करनी, उसके अगेंस्ट आपने 650 रुपए, उस टर्म को हमने क्रेडिटर का नाम दे दिया। क्रेडिटर है ना, जिसके अपने पैसे देने हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। ये भी मैंने नहीं नाम दिया दुनिया में उसको क्रेडिटर कहा जाता है। जिससे लेने होते हैं उसको डेटर कहते हैं, जिसके पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिट कहते हैं। जिसने आपको क्रेडिट एक्सटेंड किया वो आपका क्रेडिटर। तो ये अगर एग्रीइंग टू पे ना होता, ये पेड हो जाता तो फिर और एंट्री हो जाती, फिर ऊपर वाले जैसे ऊपर हुई है फिर वैसे वैसे होती हो जाती। तो एग्रीइंग टू पे है तो इसका मतलब फ्यूचर में ये कॉस्ट इंकर होगी। नहीं, कॉस्ट अभी इनकर नहीं हो रही। अभी आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया। टोटल प्रॉपर्टी 19,000 की थी, उसमें मजीद 650 का इजाफा हो गया। अभी कॉस्ट नहीं इनको हुई, ये एसेट है। ठीक है, फूड आपके पास 650 रुपए की आ गई है, जिसको आपने पे जो अभी बाद में डिसाइड करें बाद में करना। तो क्योंकि बाद में करना है तो कैश आपका कम नहीं हुआ, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। Property- बट ऑन द अदर साइड द राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ गया। तो पहले सारा का सारा अहमद की ओनरशिप थी, अब उसमें साथ क्रेडिटर भी शामिल हो गए, तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। अगले स्टेप में क्या हुआ कि अहमद ने 300 रुपये पे कर दिए। अब क्या एंट्री होगी? 300 उसके कैश कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। हाँ, ट्रेड क्रेडिट तो मेरे हाँ, माइनस हो उधर जाएगा। उधर उधर में से माइनस हो जाएगा। और- कैश 300 रुपये कम हो जाएगा और जैसे ट्रेड क्रेडिट कैश में से भी माइनस हो तो इक्वेशन फिर बैलेंस है। अब जमा दोनों साइडों का 19,350। उसके बाद उसके 2,000 रुपये की सेल होगी। ये तो ऐड हो जाएगा उसमें, ऐड हो जाएगा, एडिशन होगी। अच्छा, अब सेल जब हुई है तो क्या एडिशन होगी? किस चीज़ में एडिशन होगी? उसके कैश के अंदर भी होगी। कैश के अंदर एडिशन होगी, होगा। ठीक है। और ये तो एसेट वाली साइड और पे जो होगा। उसका जो भी ये फूड सप्लाई वगैरह होगी वो कम होगी। वो अभी बाद में आएंगे ना एंट्री। अभी हम एक 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन लेके चल रहे हैं। तो जब जो ट्रांजेक्शन पोस्ट होती है उसमें एक इवेंट अभी हमने किया है कि सेल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेल कैसे हुई कि उसको कैश आ गया। कैश आ गया, कैश में एंट्री होगी। और प्लस उसका वो भी बढ़ गया ना दूसरी तरफ, क्या उसे कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी भी तो बढ़ गया। हाँ। तो वो जो कैश आया वो उस पर किसका हक है? उसमें अहमद का हक है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये हम आसान तरीके से लेके चल रहे हैं। हाँ, ये मेरा ख्याल में इसी तरह ही है, क्योंकि इस तरह आपको एंट्री समझ में ज़्यादा आती है वो। नहीं नहीं, एक्सपेंस अभी आएगा। यानी जब नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर जितना प्रॉफिट आता है वो ऐड करते हैं। हम अभी क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं तो हम इसको कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। अभी हम P&L नहीं बना रहे ना, वो अगले लेक्चर्स में आएंगे। ठीक हो गए? अभी आप सादा प्रॉपर्टी और राइट टू द प्रॉपर्टी की सेंस में समझें। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कुछ खर्चे पे किए जो 550 की वेजेस थी, यूटिलिटीज थी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे। इन सब को सम कर लिया। ये उसके जो है ना कैश में से कम हो जाएगा। कैश तो कैश में से कम हो जाएंगे और कैपिटल में भी कम होगा, कैपिटल में से भी कम हो जाएगा क्योंकि उसका capital- क्योंकि ये का कैश भी कम हुआ और राइट टू प्रॉपर्टी भी उसका कम हो गया। उसके बाद उसने पता उसको लगा कि जो मेरे पास फूड सप्लाईज थी ना जो 650 की आई थी, अब वो 250 की रह गई। जो नॉर्मल अकाउंटिंग इस तरह फंक्शन करती है कि महीना ख़त्म होता है तो उसके बाद वो देखते हैं यार हमारे पास क्या बचा है। तो 250 की रहेगी ना, तो कैपिटल उसमें से माइनस हो जाएगा ना फिर वो। पहले फूड सप्लाई जो है वो 650 की इसमें से माइनस हो जाएगा।
इसकी 400 400 समथिंग माइनस हो जाएगी 400 समथिंग क्या, समथिंग कितना है? 250 फूड सप्लाई ऊपर आ रही है ना कितने की है, सीधा सीधा ये तो अभी नज़र आ रहा है ना कि अभी कितने की है। 400 माइनस होगा तो बैलेंस 400 माइनस हो जाएगा ना, तो 400 माइनस होगा तो सप्लाई में से 400 माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी 400 माइनस हो जाएगा। उसके बाद उसको ये पता लगा कि जो उसने इक्विपमेंट था वो पुराना हो गया 1 महीना इस्तेमाल करके, तो इसकी अब जो यूज़फुल लाइफ है ना वो कम हो गई है, जिसको आप वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होगी। तो अब उसने डेप्रिसिएशन पोस्ट करनी है, तो अब वो क्या करेगा डेप्रिसिएशन, और इसकी यूज़फुल लाइफ जो है उसने कितनी कम की है, लेट्स से 200 रुपये से कम होगी। तो अब क्या करेंगे, ये उसके इक्विपमेंट में से माइनस हो जाएगा। इसको आमतौर पर इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, इक्विपमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो इक्विपमेंट के आम ये अकाउंटिंग की बस एक नॉर्म है कि जो ओरिजिनल जिस पे ख़रीदा होता है ना उसको रखते हैं आप इक्विपमेंट के अंदर, और जो डेप्रिसिएशन होती है ना उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से लिखते हैं। पॉइंट लिखा भी हुआ था कि जो डेप्रिसिएशन इसको डेबिट, तो एक लेक्चर में पढ़ा था जिससे आगे आ रहा है, और जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन उसको क्रेडिट किया गया है। वो आगे जब डेबिट क्रेडिट आएगा उसमें आ रहा है। नहीं अभी भी समझ लेना वो डेबिट कार्ड समझ लेंगे, ठीक है। अभी तो ये बना कि उसके एसेट में से एक्चुअली यूज़फुल लाइफ कम होगी, मतलब प्रॉपर्टी कम होगी। तो अगर 200 रुपये माइनस हो गया ना, एक्चुअली नेट में 17,200 का इक्विपमेंट रह गया, और अगर इधर से कम हुई है प्रॉपर्टी तो राइट टू तो प्रॉपर्टी भी कम होगा, रहमत का ही कम होगा, तो वो उसका डेप्रिसिएशन में उतना उससे कम होगा। मजीद उसने क्या किया कि 500 रुपये उसने ले लिए बिजनेस में अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, तो ये और कैश में से माइनस हो जाएगा, तो कैश में से माइनस हो जाएगा। और प्लस ये कि उसका कैपिटल भी काम हो जाएगा। हाँ कैपिटल भी काम हो जाएगा, और इसको फिर हम लिखते हैं ड्राइंग। इसके लिए जो अकाउंट यूज़ किया जाता है ना वो ड्राइंग से होता है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, इसी का अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाए ना तो वो इस तरह बनता है, यानी यही सारी एंट्रियाँ जो है ना हम उसमें डिफरेंट एक्सपेंसेस के नाम से लिख देते हैं। तो नॉर्मल अकाउंटिंग क्या होगा, हम कहें ये इसका 19,000 रुपया कैपिटल है, 500 की माइनस ड्राइंग है। इसमें हमने क्या किया कि जो ओनर्स इक्विटी है वो पहले लिख लिया है, फिर ट्रेड कैपिटल लिख ली है जो 350 के रह गए हैं, उसके बाद हमने P&L के अकाउंट लिख लिए हैं, जो सबसे ऊपर सेल है और नीचे एक्सपेंसिव है। तो जाहिर सी बात है जो सेल होती है वो राइट टू प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है तो वो पॉजिटिव में है, जो एक्सपेंसिव है वो राइट टू प्रॉपर्टी रिड्यूस करते हैं तो वो नेगेटिव में। और दूसरी साइड पे आपके टोटल एसेट्स आ रहे हैं, वो एंड में ये बच गए हैं, यानी इक्विपमेंट है ये माइनस होनी चाहिए, ये इसमें एरर है। तो 17,490 200। एक्सेल फाइल भी है उसमें पता चल जाएगा इसके साथ। हाँ जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये जो एमएन कैपिटल है वो इनिशियल कैपिटल लिखा जाएगा, जब भी P&L सेटल होने के बाद वो चेंज कर देगी इक्विटी की टर्म, कुछ साल बाद चेंज हो जाता है ना, साल बाद चेंज होगा वो ऐड अप हो जाता है। उसमें एरर ये उसमें नज़र आ रही होगी एक्सेल की फाइल में, ये -200 होना चाहिए ना। हाँ जी माइनस 2 रहेंगे एक्सपेंस। हाँ एक्सेल फाइल में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है -200 है, तो फिर लेकिन वो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड। अभी देखने नहीं ये प्लस ही होगा एक्सेल फाइल में। फिर आंसर किस तरह से, वो कम्युलेटेड ये अच्छा ये वाला मैंने पॉइंट लिखा था मुझे याद आया। फिर आंसर कैसे नहीं ये यहाँ पे भी एरर हो गया ना, ये 19,550 होना चाहिए, उसमें सम क्या आ रहा है एक्सेल की फाइल में? वो उधर 19,950 आ रहा वो है। गलत आ रहा है ना सामने। नहीं लेफ्ट साइड का भी 19,950 आ रहा है। जी सर दोनों को ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ये मैंने लिखा हुआ है पॉइंट कि ये इसको किया और ग्लास नहीं कैसे आ सकता है, हो नहीं सकता। 19,550 मेरे ख्याल नहीं इधर 19,550 ही आ रहा है, यहाँ एरर आ रही है नीचे, ठीक है 19,550 है ना, ये माइनस 19,950 है, मैंने कहा सही है। तो ये एरर है। लिखा हुआ है। हाँ। CPL है। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाएँ लेक्चर 2 जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, यानी ये वाले पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखते हैं। तो इन्हीं एंट्रियों को हमने इस तरह लिख लिया और थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है कि हम ये कह रहे हैं कि जो सेल है उसको ज़रा पीछे लिखा है
और इधर से आगे इंडेंट कर दिया है। जो एक्सपेंसेस हैं इनको एक कॉलम पीछे लिख दिया है, फिर इनका सम लगा के इसके नीचे लिख दिया। तो ये एक फॉर्मेटिंग है लिखने का तरीका है, इससे अकाउंट्स पढ़ने भी आसान हो जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमें पता लगा 700 रुपये हुआ। सेल 2000 की और सोच रहे हैं। हाँ, अब हमने इसमें माइनस साइन नहीं यूज़ की, अब हमने उनको पॉजिटिव ही लिखा है, लेकिन एंड में यहाँ पे जाके माइनस कर दिया। ठीक है जी, वो तो जब आप क्लोज करेंगे तो कैपिटल में चला जाएगा। अभी आप बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर वो यूं शो हो रहा है, यानी ये एसेट्स हो गए, उसमें कैश है, सप्लाईज हैं, नेट इक्विपमेंट है, और इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, इक्विपमेंट लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और लायबिलिटी साइड पे जाएंगे तो पहले क्रेडिट लिखा हुआ है, ऊपर कैपिटल आ रहा है, तो 19,000 आपका ओरिजिनल कैपिटल है और 700 रुपया प्रॉफिट अब इसमें हमने पोस्ट कर दिया है। प्रॉफिट 700 हुआ था, लेकिन 500 उसमें से उसने ले लिया, 200 बच गया, तो 19,200 का उसका एमएस कैपिटल हो गया। ठीक है जी, अब ये डेफिनेशन है कि अगर इंक्रीज इन प्रॉपर्टी होगा तो वो डेबिट होगी, लेकिन अगर इंक्रीज इन राइट टू प्रॉपर्टी होगा तो वो क्रेडिट होगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्रॉपर्टी होगी तो वो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज इन राइट टू प्रॉपर्टी होगा तो वो डेबिट होगी। ये ऊपर दोनों वाले ना वो रिमेंबर रखना आसान है, वो क्या वाइस वर्सा नहीं, नीचे वाले तो दूसरा वाइस वर्सा है, वो उलट है कि आपके एसेट बढ़े हैं तो डेबिट है, घटे हैं तो क्रेडिट है, और राइट टू प्रॉपर्टी में से उलट है। मैं तो इसी तरह बस इसको तो अब इसी चीज़ को अब वो अकाउंटिंग वाले जब पोस्ट करते हैं एंट्रीज के अंदर, तो वो कैसे पोस्ट करते हैं? अब वही पुरानी एंट्रीज हैं, अब उन्होंने उनको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में पोस्ट कर लिया है। यहाँ पे उन्होंने डेबिट लिख दिया है, यहाँ क्रेडिट लिख दिया है, डेट भी बना दिया है, और ये एक तरीका है उनका लिखने का। और दिस इज एक्सेल फाइल में तो आपने वो टैब बनाया है ना, अलग-अलग। हाँ। असल में इसमें थोड़ी वो उस तरह होगी ना कि जैसे आपने वहाँ पे पहली एंट्री की कि कैश है मेरे पास 19,000, दूसरा इक्विपमेंट ले लिया तो उसके बैलेंस में 19,000 की वो कर दी। हाँ, ऊपर हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के यही काम किया था कि जी ये प्रॉपर्टी बढ़ी है, राइट टू द प्रॉपर्टी बढ़ा है, या इधर एसेट साइड में इजाफा हुआ है तो इधर लाइबिलिटी साइड में इजाफा। यहाँ पे अब हर एंट्री जो है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम इसको कहते हैं। एक ज़माने में लोग सिंगल एंट्री से करते थे, बाद में फिर वो घूम जाती थी एंट्री, है ना, फिर वो घूम जाती, करते कि डबल एंट्री के साथ ताकि डेबिट और क्रेडिट दोनों इकट्ठे पोस्ट हो जाए। क्योंकि जब भी कुछ डेबिट होगा तो कुछ ना कुछ क्रेडिट तो होगा, लाजमी बात है। तो अगर ये एंट्री अलहदा पोस्ट करते, ये अलहदा पोस्ट करते, तो बात का होता है आप एंट्रियाँ गो में पोस्ट किए जा रहे होते हैं। मतलब आपने कैश से उतारनी शुरू की ना, तो आपने पहले सारी डेबिट वाली एंट्रियाँ कर दी। अब उनका रेलेवेंट कौन सी सेल की थी, कौन सी किसी ने पैसे वापस किए हैं, वो फिर बाद में उधर जाके करते थे, और एंड में वो कंफ्यूजन हो जाती थी। तो फिर ये डबल एंट्री सिस्टम इजाद हुआ, इसको भी काफ़ी अर्सा हो गया। तो अब हम हर चीज़ डबल एंट्री पे करती है, जिसमें आपने एक ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट बैलेंस कर देते हैं। तो ये इसका कैश बढ़ गया, और ये अब वही सारी इक्विपमेंट एंट्री जो है ना, ये डेबिट क्रेडिट फॉर्म। तो आप आसानी से ये देख सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस हुए हैं। तो एक्सपेंसेस होने का ये मतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका कम हो रहा है, इस एक्सपेंसेस डेबिट हो गए। आपने ये नहीं याद करना कि एक्सपेंसेस अगर होंगे तो डेबिट होंगे और सेल्स होगी तो क्रेडिट होंगे। ये याद करेंगे तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉल। एक्सपेंसेस क्या, जब कोई एक्सपेंस होता है तो क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है या घटती है, तो वो तो कैश में आएगा, कैश घट गया ठीक है, वो क्रेडिट होगा अगर घटा है, और आपका राइट टू प्रॉपर्टी कम हो जाता है एक्सपेंस होने के, तो इसलिए वो डेबिट होगा। सेल्स अगर हुई है तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी बढ़ गया, तो वो तो क्रेडिट होगा जो सेल्स की साइड है, और चाहे अगर कैश पेमेंट आ गई तो आपका कैश डेबिट हो जाएगा, अगर क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ गई, और अगर आपका लेट मानी है तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। अमरान वगैरह ये तो याद इसी तरह ही रखते हैं ना, एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं, उनको तब याद हो चुका है ना, वो यानी इतनी इंक्रीज कर चुके हैं उनके हम बाय डिफॉल्ट। अच्छा ये होता है, इसको कहते हैं जर्नल, और इसके साथ ही लेजर होता है। वो लेजर मेंटेन होता है, जैसे आप हर अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। तो अब वो जो ऊपर एंट्रियाँ पोस्ट हुई थी सारी, वो यहाँ पे भी नीचे आप फिर साथ साथ जाके पोस्ट करते रहते हैं। अब क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो आप एक्चुअली पोस्ट करते हैं जर्नल, और जो जनरल लेजर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। पहले ये भी मैनुअली
एक लहदा किताब इसकी होती थी, एक किताब उसकी होती थी, तो दोनों जगह जा जाके पोस्ट करना पड़ता था। अब आपने सिर्फ आप इसमें आपने पोस्ट करना है जनरल में, बाकी वो कंप्यूटर खुद ब खुद आपके ये लेजर जनरेट कर देता है। तो अब ज़िंदगी ज़रा आसान होगी। बट ये आपको आई गेस के क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। इतने तरीके क्यों हैं कि वो इतनी कंफ्यूजिंग क्यों हुई? यानी मुख्तलिफ तरीकों से हम कर रहे हैं ना, नहीं कॉन्सेप्ट पीछे एक ही है। नहीं, मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर रहे हैं? पहले हमने इंटीज को इस तरह पोस्ट किया, इक्वेशंस को बैलेंस, वो हमने अपने समझने के लिए हाँ। किया मेरे ख्याल में। वो वैसे तो नहीं होता है इन जनरल। हाँ, वो इन जनरल नहीं होता। हाँ, तो वो ठीक है, बट उसके बाद फिर हमने जर्नल के अंदर वो ये पोस्टिंग है। पहला स्टेप तो होगा जनरल। हाँ, हमारे केस में पहला जनरल जनरेटिव होगा ना, जो भी करंट हो रहा होगा। हाँ, और लेजर ऑटोमेटिकली बन जाता ना, लेकिन जब कंप्यूटर नहीं थे तो लेजर पोस्ट करने पड़ते थे ना, क्योंकि आपने जानना है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसमें आप चेक करेंगे कि आपकी दोनों साइडें बराबर हो गई कि नहीं। ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है। पहला स्टेप जनरल है, उसके बाद अगला स्टेप है लेजर। जितने के अकाउंट्स होंगे सबका लेजर में बनेगा। तो ये सारे अकाउंट के लेजर है ना, कैश का, अहमद कैपिटल, इक्विपमेंट, सप्लाई। अब ये सारों का ये देखेंगे ना बैलेंस, और इतने मुश्किल तरीके से लिखते होते थे वो कि पहले जी ये ओपनिंग बैलेंस इसका नील है, फिर 650 रुपये जो हैं वो इधर से ट्रेड क्रेडिट्स को क्रेडिट था, और फिर सप्लाईज एक्सपेंस हो गया, तो फिर ये बैलेंस ब्राउट डाउन 200-250 है, और बैलेंस ब्राउट डाउन की यहाँ एंट्री, यानी लेजर में भी ना वो दो एंट्रियाँ डालते थे, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। तो अब एंड में एंडिंग बैलेंस 250 रुपये, वो जो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है, उसको कहते थे बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये मैं पूछा था, कैरी फॉरवर्ड बीडी से क्या बताया आपने? ब्रॉट डाउन। तो इसको कैरिड फॉरवर्ड कह दिए, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, इसको ब्रॉट डाउन कह दिए। तो अब वो 250 रुपये की सप्लाई है। अब ये जो एंडिंग वैल्यू आई है ना, इससे भी ट्रायल बैलेंस बनता है, जिससे वेरीफाई होता है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइडें बराबर हैं, इसका मतलब आपकी एंट्रियाँ ठीक है। नॉर्मली कंप्यूटर्स में अब पॉसिबल नहीं है कि ट्रायल बैलेंस ना हो, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस ही होगा। तो इसकी बेस पे फिर ये ट्रायल बैलेंस जनरेट किया, और उसमें डेबिट वाली डेबिट। अब ये ट्रायल बैलेंस में आपने वो नहीं ध्यान रखना कि ये कौन सा है, एसेट है या लाइबिलिटी काउंट है, बस आपने सारे जो डेबिट साइड थी डेबिट भी लिखी थी, क्रेडिट एंड में मैच कर लिए, बैलेंस मैच करता है। ये मोबाइल फोन वाला भी तो आ जाता है ना, जब आप लोड करवाते हैं तो क्रेडिट हो गया इतना, तो एक्चुअली तो हमें डेबिट करना चाहिए। नहीं, आपको मोबाइल फोन से क्रेडिट ही है, आपका क्रेडिट इतना बढ़ गया, वो मैसेज दे देते हैं ना आप, क्योंकि आप अब उनके क्रेडिटर हैं। हाँ, तो उन्होंने मेरे पैसे देने हैं ना। उन्होंने आपके पैसे, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास अब आपका क्रेडिट है। लेकिन अगर हम वो ये है प्रीपेड में, प्रीपेड पोस्टपेड में उलट हो जाएगा। डेबिट है कि आपको इतना डेबिट हो चुका है, वो उनकी अकाउंटिंग में होगा, हाँ, उनके लिए वो अपनी सेंस में कहते हैं ना कि आपको क्रेडिट हो गया, वरना दोनों पार्टियों की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी होगी, जो एक के लिए डेबिटर है, दूसरे के लिए वही बंदा क्रेडिटर। हमारे केस में वो डेबिट होगा, उसके लेजर में वो क्रेडिट होगा। हाँ, जिस तरह के कस्टमर हमें डेबिट नोट देते हैं तो आप क्रेडिट नोट देते हैं ना उसके लिए, कि मैंने इतनी पेमेंट आपको कर दी है, तो क्रेडिट नोट देते हैं, वो डेबिट देता है कि मैंने आपसे वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद होते हैं आपके डेटर्स। ये इसकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी हुई है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं कि वो अकाउंट रिसीवेबल में ओपन अकाउंट बेसिस होती है, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ये क्लासिफिकेशन है इसकी। बट जो भी आपके डेटर्स हैं जिन्होंने आपके पैसे देने हैं वो आपका प्रॉपर्टी है, और जो क्रेडिटर्स हैं जिनके आपने पैसे देने हैं वो राइट टू प्रॉपर्टी, दे हैव अ राइट ऑन योर बिजनेस। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है, इसको कहते हैं डिफरल, और एक होती है क्रूअल। डिफरल का मतलब होता है कि आपने पेमेंट किसी वजह से कर दी है लेकिन एक्सपेंस अभी नहीं है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिकग्निशन ऑफ एन एक्सपेंस ऑलरेडी पेड, द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट रिसीव्ड।
तो वो डिफ़र है। इसी तरह ऐसी इनकम जो आपको पैसे आ गए हैं और अभी इनकम जनरेट नहीं हुई एक्चुअली, तो वो भी डिफ़र है। यानी डिफ़र्ड एक्सपेंस भी हो सकता है और डिफ़र्ड पेमेंट भी हो सकती है। तो डिफ़र्ड एक्सपेंस हो जाएगा प्री पेड एक्सपेंसेस, और डिफ़र्ड इनकम से मुराद है एडवांस रिसीव्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट्स हैं, तो डिफर्ड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एसेट एंड डिफर्ड इनकम इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये जो हम एक्सेसरीज और कपड़ा वगैरह परचेज करते हैं, ये प्रीपेड में आ रहे हैं? इसके नहीं, पैसे डिपेंड बाद करता में है आएंगे? ना। देखिए, कपड़े से कंफ्यूज ना करें, अभी एक्सपेंस और इनकम के सेंस में रखें। कपड़ा तो एसेट होता है, मतलब बिजली का बिल है, तो बिजली का बिल अगर आपने एडवांस में पे कर दिया और अभी बिजली इस्तेमाल नहीं की, या मोबाइल का बिल है, मोबाइल आपने पे कर दिया, आपने वो ली प्रीपेड लिया है, तो आपने पे तो कर दिया, खर्चा भी किया ही नहीं, तो ये डिफर्ड है ना, ये डिफर्ड एक्सपेंस है, ये आपका एसेट है एक्चुअली। और अगर मसलन कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है और वो फीस महीने के शुरू में ले लेता है, तो अभी पढ़ाई तो है नहीं, तो है तो इनकम लेकिन डिफर्ड है। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फिर ये आगे अकाउंटिंग में आती है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक्सपेंस हो गया और रिसीव नहीं हुआ तो उसको अक्रू कहते हैं। एक्सपेंस हो गया, Expense हो गया, pay नहीं हुआ। हाँ, पे नहीं हुआ और इनकम हो गई और रिसीव नहीं हुई, तो वो accrual हो। तो वो अक्रूवल। जैसे हमने अगर अब ये बॉन्ड वाला फाइनेंस में पढ़े थे ना, तो जब कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो उस पर इंटरेस्ट जो है ना अक्रू होता जाता है। पेमेंट हो सकता है साल बाद हो सकता है एंड पे हो, बट जैसे जैसे पीरियड गुजरा या रेंट है, हमारी जो अकाउंट्स क्लोज तो इसी बेस पे ही हो रहे हैं, हाँ, accrual बेस पे ही accrual base पे। accrual बेस पे हो रहे हैं। हमने जैसे शिपमेंट अभी निकाली, इसके पैसे तो आने हैं 30 दिन के बाद, हाँ। लेकिन हमने 30 नवंबर को उसको बुक कर लेना है। बुक करना, और हम बाइंग हाउस में ऑर्डर करते हैं, वो हम कैश बेस पे करते हैं। जब हमें फिजिकल कैश आता है हम तब इनकम पोस्ट करते हैं। सेम accrual बेस पे हम एक्सपेंस डाल देते हैं जी कि जब ये पैसे आएंगे तो 1% बैंक टैक्स काटेगा, तो हमने accrual एंट्री डाल दी। हाँ। पता तो नहीं है। तो वो अक्रूड एक्सपेंस है, और अक्रूड एक्सपेंस जो होता है ना वो लाइबिलिटी होता है। accrued क्या है? स्पेलिंग क्या है? ACCRUED, ये अक्रूड का ना, अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड लाइबिलिटी और अक्रूड इनकम। तो अक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है, अक्रूड इनकम आपका एसेट है। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है और ये कॉमनली हम प्रैक्टिकली करते भी हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये इसकी फिर वो एग्जांपल ने रेंट एक्सपेंस देंगे ना। अब प्रीपेड रेंट दे दिया 600 रुपया, पूरे साल का रेंट इकट्ठा ही जमा करा दिया, 1 साल का एडवांस, और मगर रेंट एक्सपेंस 50 रुपये, तो पहली एंट्री जो 1 जनवरी को होगी वो रेंट पे कर दिया, 31 जनवरी को होगी कि रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। 31 जैन को होगी। हाँ, वैसे इसमें एक्चुअली यार यहाँ कैश नहीं क्रेडिट होना चाहिए, प्रीपेड रेंट क्रेडिट होना चाहिए। यानी आपने कैश तो एक दफ़ा पे कर दिया ना साल के शुरू में ही, अब हर महीने वो डिडक्ट होता रहेगा, प्रीपेड रेंट ही क्रेडिट होता जाएगा, अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा अगर आप उसमें दोबारा मजीद एक मिनिमम रखना ना हुआ तो फिर वो जो कैश होगा ना उसमें तो आपने बस 2100 से आपके पास 600 पे कर दिए, ख़त्म। और एंडिंग बैलेंस आपका 1500 रुपये रह गया। और जब रेंट में देखेंगे तो रेंट प्रीपेड रेंट का एंडिंग बैलेंस 550 रुपये। तब ये जो प्रीपेड रेंट है ये आपका डिफर्ड एक्सपेंस है, सो इट इज़ योर एसेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल है सादा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कर, क्योंकि आप लोग करते हैं तो मैं आपको आइडिया होगा। इसमें कोई सवाल अभी तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है जो पढ़ के आए हुए हैं? नहीं, वो इन्होंने सवाल लिखे भी होते कुछ। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकालते हैं ना, ये
अकाउंटिंग का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस उतनी उस तरह नहीं है। अकाउंटिंग मैकेनिज्म इसी तरह होता है जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि वो ये देखते हैं कि अहमद ने बिज़नेस शुरू किया, तो अहमद आया तो उसने देखा कि जी मेरे पास ना 2 दर्जन अंडे पड़े हैं। 2 दर्जन का मतलब है 24 अंडे पड़े हैं, और 24 अंडे फर्ज करें आजकल तो अंडा महंगा हो गया, 10 रुपये का ही अंडा, तो 240 रुपये के अंडे पड़े। उसके बाद उसने अपना काम शुरू कर देना है, वो बर्गर बना रहा है, बेच रहा है, वो रोज़ाना अंडे आ रहे हैं, बर्गर बिक रहे हैं। अब वो एक बर्गर में उन्हें इकट्ठा ऑमलेट बना लिया और डाल रहा है, तो एक बर्गर में 1.5 अंडा डाल रहा है या पौना डाल रहा है या सवा, ये नहीं हिसाब रखता, वो रोज़ का देखता रहता है। तो फिर वो देखता है कि जी पूरा महीना गुजर गया, तो महीने के अंदर जो है ना 500 अंडे आए, और 500 अंडे की कीमत 5,000 रुपये है, तो टोटल हो गया 5,240। तो कहते हैं यार 5,240 के महीने ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस। अब वो देखता है कि यार अब महीना ख़त्म हो गया, तो अब मेरे पास कितने अंडे पड़े हैं, तो पता लगता है कि उस पर 20 अंडे पड़े और कीमत 10 रुपये की अंडे की है, थ्रू आउट द मंथ यही रही है। तो क्या क्या 200 के पड़े, तो इसका मतलब ये जो 5,040 रुपये हैं ये मेरा एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस इज 5,040, या दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सिर्फ वो अंडे ही हैं, ऑब्वियसली में वो बर्गर के बन भी शामिल करेगा, तेल लग रहा है वो भी शामिल करेगा, और फिर ओवरहेड भी डालेगा, बट सादा अल्फाज में देखें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो वो क्या आप देखेंगे, आप पहले ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, फिर आप देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज, इनको जमा करेंगे तो आप कहेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फर्क इनको ट्रेड कर रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो फिर इट बिकम्स ईजियर ना कि उधर से कोई अंडे खरीदी जा रहा है और आगे बेची जा रहा है। और फिर वो देखेगा क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, तो जो उसका डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ठीक है जी, क्लियर है? उसमें वो वही है कि आपने पूरा टोटल कर लिया और बाद में जितना आपने सेल कर दिया वो, यानी एक आपका ओपनिंग बैलेंस था, जो भी आपका मटेरियल पड़ा हुआ था, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कपड़ा ट्रेड कर रहे हैं, तो महीना शुरू आपने देखा यार 3 लाख मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है। ड्यूरिंग द मंथ आपने 10 लाख मीटर ख़रीदा, फिर महीना ख़त्म हुआ तो आपका 5 लाख मीटर पड़ा हुआ है, तो एक 8 लाख मीटर सेल हो गया। बट अकाउंटिंग क्वांटिटी की टर्म्स में नहीं होती, अकाउंटिंग पैसों की टर्म्स में होती है। तो महीना शुरू हुआ तो आपने कहा 3 करोड़ का कपड़ा पड़ा था, 10 करोड़ का मजीद आया, एंड में 5 करोड़ का पड़ा है। इसका मतलब है जो हमने माल बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो 8 करोड़ थी, सेल वैल्यू तो फ़र्क होगी, बट जो कॉस्ट थी वो 8 करोड़, तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये अब हम जरा तेज़ी करेंगे, अजम्पशन ये कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, वरना वैसे जब ये लोग मसलन ICMA का फर्स्ट पार्ट करने जाते हैं या BCom करने जाते हैं, तो ये चीज़ें समझने में उनको एक तवील अर्सा लग जाता है और बहुत सारों को बाद में भी समझ नहीं आती। इसी से फिर आप जो आपने ये जो है ना क्लोजिंग बैलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो डिटरमिन करना है ना, ये भी कोई आसान काम नहीं होता। और पुराने ज़माने में तो बिल्कुल ही आसान काम नहीं था, जब वो हो रही थी अकाउंटिंग, कंप्यूटर नहीं होते थे। तो अब इसकी एक एग्जांपल है, अगर एग्जांपल को हम देखें तो नेट सेल थी 3 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,20,000 रुपये, और जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है वो 20,000 की। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी, वैल्यू ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी, वो 1,40,000 रुपये थी। तो आपने कहा यार 20,000 की मेरे पास बच गई है, तो क्योंकि 20,000 की बच गई है तो इसलिए 1,20,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बात हमें याद एक्चुअली 1,40,000 ही होना चाहिए। नहीं, देखे ना, जैसे हमने ऊपर नहीं ये किया कि आपके पास वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 50,000 है, यहाँ पे हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये है 1,40,000। अब आपने असर्टेन किया कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, तो एंडिंग इन्वेंट्री है 20,000 रुपये, तो इसका मतलब है 1,20,000 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। अच्छा, उसके बाद अब आप आगे चलें, अगर आप इसकी बजाय, और आपका जो नेट प्रॉफिट होगा ना वो 1,40,000 रुपये होगा, बाकी एक्सपेंसिस का। अगर आप इसकी एंडिंग इन्वेंट्री करते हैं 10,000, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,30,000 की हो जाएगी,
और आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, 140 पे 130 हो जाएगा। इसके बाद जितनी इन्वेंटरी बढ़ती जाएगी उतनी वो जो है ना वो कॉस्ट ऑफ नेट प्रॉफिट है उतना ही कम होता जाएगा। जितनी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू गिरती जाएगी तो प्रॉफिट कम होती जाएगी तो उतनी वो कम होता जाएगा, नेट प्रॉफिट उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा अब क्योंकि ऊपर वाले में 20 है? ये कोई कोरिलेशन तो नहीं है, हम इस सेल के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। नहीं एक और रेट है, सेल तो एक होगी ना जो भी होनी थी। नहीं, वो इस सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, अगर इन्वेंटरी ज़्यादा होगी। अब हम इन्वेंट्री की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब आपने वैल्यू लगानी होती है ना, देखें आपके पास फर्ज करें आपने कुछ माल ख़रीदा, अब आपने माल ख़रीदा जब प्रोड्यूस कर लिया उसकी वैल्यू करोड़ में, कस्टमर ने उठाने से इनकार कर दिया। अब आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है ना, तो अगर आपने उसकी वैल्यू दी ज़्यादा तो आपका प्रॉफिट भी होगा ज़्यादा। सेल तो अब जो भी महीने की थी सेल तो हो गई ना, सेल तो रिकॉर्डेड है। इन्वेंट्री की वैल्यू आपने खुद करनी होती है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपने अब उसको करोड़ में वैल्यू दे दी तो आपका एक सर्टेन प्रॉफिट होगा, आपने 80 लाख दे दी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, 50 लाख दे दी तो और कम हो जाएगा। तो ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये 20,000, हम ये नहीं कह रहे कि एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 है, मतलब है कि क्वांटिटी जितनी भी बढ़ी है उसको वैल्यू, क्योंकि कीमत बढ़ती चढ़ती रहती है ना, तो और इस तरह के इवेंट भी हो जाते हैं कि कस्टमर लेने से इनकार कर देता है या डिफेक्टिव पीस आ जाते हैं। तो आप 20,000 अगर करेंगे तो प्रॉफिट है 1,40,000, अगर आप 10,000 वैल्यू करेंगे तो प्रॉफिट है 1,30,000, और अगर आप 30,000 करेंगे तो फिर प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपये। तो आपने जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है उसका आपकी प्रॉफिट लॉस पे फ़र्क पड़ता है। तो फिर बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि अपने एसेट्स को या इन्वेंट्री की वैल्यू हायर साइड पे रखती हैं जानबूझ के टू शो प्रॉफिट्स। और ये आपकी बहुत सारी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। आप फॉर एग्जांपल आपका बिल्ड प्लांट एंड मशीनरी है, अब आपकी मर्जी है आप उसको 3 साल पे डिप्रिशिएट कर दें, 5 पे कर दें, 10 पे कर दें। अगर आप 10 साल पे डिप्रिशिएट करेंगे तो आपकी एसेट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। 3 साल पे करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, आप कहेंगे कि लॉस ही हो गया। तो वो पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली क्या कहते हैं कि आप पॉलिसी जो भी रखें उसको कंसिस्टेंट रखें। तो जो इन्वेंट्री सप्लाईज की इन्वेंट्री की बात करें तो उसमें फिर ये 2 सिस्टम है, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, वो हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि आप इमेजिन करें कि आपके पास एक स्टोर है, उसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है जहाँ से गुड्स आ रही हैं और एक दरवाज़ा है जहाँ से सेल हो रही है। तो आप जो भी नया माल आता है वो पिछले दरवाजे से आता है और आप उसको धक्का लगा के जो पहले वाला माल है उसको धक्का लगा के आगे कर देते हैं, जगह बनाते हैं और वहाँ पे नया माल रख देते हैं। इसका इनफ्लो और आउटफ्लो भी कह देते हैं। इनफ्लो और जो बंदा बेच रहा है वो अगर सामने वाले दरवाजे पे बैठा हुआ है तो वो जो माल है उसने बेच दिया। तो कॉन्सेप्ट इसमें थ्योरेटिकली ये है कि जो पहले चीज़ आई पड़ी थी वो पहले बिकेगी। तो मसलन जो पिछले महीने का माल था ना, अगर वो 10 रुपये किलो पे आप ख़रीद रहे थे तो आज और आज रेट 20 रुपये किलो हो गया, तो आप ये कहेंगे जो 20 रुपये किलो वाला है ना वो तो पड़ा हुआ है मेरे पीछे, तो मैंने अभी जो बेचे है तो 10 रुपये किलो वाला है। तो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस बेस पे आपकी वो बनेगी, इन्वेंट्री की वैल्यू डिटर्मिन होगी। या आप ये कहेंगे जो माल मेरे पास पड़ा हुआ है, फर्स्ट करें आपके पास 400 अंडे पड़े हैं, तो आप कहेंगे 400 अंडे पड़े, आखिरी अंडा जो हमारा आया था वो तो 20 रुपये पे आया था, तो ये 20 रुपये वाले हैं। और फर्स्ट करें आखिरी लॉट में 200 अंडे आए थे, तो फिर आप देखेंगे ये 200 अंडे तो 20 रुपये वाले हैं, और इससे पिछली लॉट में 500 अंडे थे और उसका रेट 18 रुपये था, तो आप कहेंगे मजीद जो 200 अंडे हैं ये 18 रुपये वाले हैं। तो आप कहेंगे मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू है 200 अंडे 20 रुपये वाले और 200 अंडे 18 रुपये वाले, 3800 रुपये की इन्वेंट्री। तो वो फिर आप इन्वेंट्री की वैल्यू डिटर्मिन इस तरह करते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो स्टोर्स पे बड़ा मुश्किल हो जाता होगा
आप क्या यूज़ करें? नहीं, ये अकाउंटिंग में अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं फैसला करो, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो फैसला किया है आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करते हैं तो फिर वो क्वालिफिकेशन होती है, फिर वो ऑडिटर उसमें नोट लिखते हैं कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर पॉलिसी चेंज की। ये जो है ये सिर्फ इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होगी। और इन्वेंटरी की वैल्यू जब कैलकुलेट एक अब पीरियड खत्म हो रहा है, फर्ज करें वो पीरियड अगर आप साल था। साल, तो जब लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हो इसका मतलब है आपके पास एकदम जुलाई 2019 की भी चीज़ पड़ी होगी अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट हाँ, लास्ट इन फर्स्ट कर रहे हैं फिर तो पुरानी चीज़ें वो पड़ी पड़ी होगी, और 30 जून वाली जो होगी वो आप बेच चुके हैं। मतलब वो लेकिन ये कैसे किसी जगह फिक्स हो सकता है लास्ट इन फर्स्ट आउट में मेक सेंस थोड़ी नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट में ही सेंस है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये सेंस है, वो कहते हैं कि जो हमारी अभी की जो सेल है ना वो आज की मार्केट सिचुएशन को डिपिक्ट करती है, अदरवाइज इट इज़ लिटिल अनरियलिस्टिक। ये तो सूरत में है कि जैसे कोई किसी के पास बॉन्ड्स पड़े हो, या बॉन्ड्स नहीं, ये जो आपके पास करेंसी पड़ी हो। नहीं नहीं नहीं, आप जानेंगे कि पिछले महीने ना अंडे थे 10 रुपये दर्जन। हाँ, महंगे हो गए, ये भी हो सकता है। बस 10 रुपये का तो एक होता, दर्जन तो होते नहीं, लेकिन पहले 10 रुपये दर्जन थे, तो आप बेच रहे थे 12 रुपये दर्जन, और इस महीने एकदम सर्दी आ गई और अंडे हो गए 20 रुपये दर्जन, और आपने बेचने शुरू किए 22 रुपये दर्जन पे। तो कहते हैं अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की, कि आपको 2 रुपये अंडा प्रॉफिट हो रहा है या 2 रुपये दर्जन प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप वो पुराने अंडे पड़े हुए थे तो आपने COG से वेरी करेंगे ना, ये एग्जाम्पल ही सारी है, यानी हो ही ये रहा है ना। ये 20,000 है तो COGS 1,20,000 है, ये 10,000 है तो COGS 1,30,000 है, ये 30,000 है तो COGS 1,10,000 है। तो COGS वेरी करेगी, उसके बाद फिर आपका नेट प्रॉफिट वेरी कर सकते हैं। आपने वो स्टॉक को एक्चुअल जिस पे खरीदा गया उस पे वैल्यू नहीं की है, आपने जो भी फाइनल प्राइस है उसके पर वैल्यू कर दी। देखें, एक्चुअल खरीदा गया कौन सा है वाला है, फाइनल भी एक्चुअल है और पुराना भी एक्चुअल है। पिछले महीने 10 रुपये दर्जन पे आप खरीद रहे थे, वो भी एक्चुअल है। इस महीने आप 20 रुपये दर्जन में खरीद रहे हैं, वो भी एक्चुअल है। एक्चुअल दोनों है, एवरेज प्राइस। हाँ, और वो तीसरा मेथड है जो एवरेज कॉस्टिंग है। और आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए, एवरेज कॉस्टिंग भी होती है, पहले नहीं होती थी क्योंकि एवरेज कॉस्टिंग पॉसिबल नहीं थी। बिकॉज आपने 10 दर्जन अंडे आए, 2 दर्जन बिक गए, 5 दर्जन। फर्स्ट आउट ये होना कि जो आपकी लास्ट इन लेटेस्ट इनवॉइस है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके आपने इन्वेंटरी की वैल्यू करा। हाँ, और पहले क्या होता था कि वो हर इन्वेंट्री आइटम का ना एक कार्ड बनता था, उस कार्ड के ऊपर पे वो लिखते थे कि ये इतने पे आई, इतनी गई, इतने बच गए, इतने पे आई, इतने गए, इतने बच गए। तो एंड वो साथ साथ उसकी ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटरमिन होती जाती थी। अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं। अब शायद ये चीज़ें पता नहीं हमें पढ़नी भी चाहिए कि नहीं, बट लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है ना स्टोर्स वगैरह की इन्वेंटरी के अंदर बड़ा हेल्पफुल है। नहीं, दोनों हेल्पफुल है। हमारे केस में कैसे हुआ, कपड़े प्राइस स्टोर वगैरह के अंदर भी मेरे ख्याल में तो एवरेज कॉस्टिंग या बेहतर है, आइडियली तो वही होनी चाहिए। तो फिर इसको हम स्किप भी वैसे कर सकते हैं अगर हमने यूज ही नहीं करनी। तो अगर कॉन्सेप्चुअली समझ ना जाए ना तो फिर ये एग्जांपल आपको ज़रा देखनी पड़ेगी। पहले तो ये एग्जांपल है, ये जितना मर्जी समझ आ जाए, जब आप एग्जांपल करने जाते हैं ना तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जांपल ये है कि जी ये इन्वेंट्री है आपके पास 200 यूनिट एट 6 रुपीज़, ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, ये टर्म्स भी ना, ये टर्म्स अगर हम थोड़ी सी, क्योंकि अब हम तो क्विक कर रहे हैं, जब लोग अकाउंटिंग बीकॉम वगैरह पढ़ते हैं ना तो उनको ये टर्म्स सही हो के ना उनको फील आ जाती है। तो ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ये 1800 कैसे हो गई, 1200 होनी। इसमें एरर्स क्यों इतनी ज़्यादा, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं जनरली इतनी गलतियाँ करता नहीं हूँ, ये तो 1200 होगी। तो नहीं, इधर मेरे पास जो ये इसमें मेरे पास वो वर्ड में मैंने 300 है, 300 यूनिट एट रुपीज 6। हाँ, फिर वो मैंने बाद में ठीक की होगी। तो हैं 200 नो 300 का, फिर नीचे ये टोटल सम कितना 1100 आ रहा है। नीचे वाले ठीक है ना, 7 4 28 सम आ रहा है 424 बाकी नहीं, वो 1100 हो जाएगा नीचे वाला टोटल क्वांटिटी का, गुड्स अवेलेबल है। 11 से होना चाहिए। इधर
1800 नहीं ये क्वांटिटी का है। अच्छा ये बता नहीं वही 1000 आ रहा है। तो 200 400 300 100 तो 1100 बनेगा नहीं ना। वो जो 400 वाला है ना वो इधर 300 300 300 300 100 इस तरह रहेगा। 300 है हाँ जी 300 और ये फिर ये तो 1800 ही होगा, लेकिन फिर ये 2100 हो जाएगा। दूसरा 2100 हो जाएगा, 250 में जाएगा 2100। हाँ जी वो 2100। चले मेरा ख्याल है जो है फिलहाल इसी को लेके चलते हैं, आगे देखेंगे फिर बाद में आके करेक्शन कर ये लेंगे। भी एग्जांपल वैसे सही है। 6 हाँ 7 8 9 फर्ज है इसको अभी फिलहाल 1200 रखते हैं, आगे देखते हैं। 1200 कर रहे हैं। तो ये हो गए टोटल 1000 है अभी अवेलेबल, 200 शुरू में थे और मजीद इस पीरियड में आके तो अवेलेबल फॉर सेल हैं, और ये जो इसकी वैल्यू है इस एग्जांपल में 7300 रुपये। अब क्या हुआ, अब हमने करना है FIFO। अब आप देखें आपके पास जो फिजिकल काउंट है वो 300 यूनिट का है, जो बच गए वो अब 300 है। और इन्वेंट्री आज भी जो असल इन्वेंट्री डिटरमिन होती है ना फिजिकल काउंट से ही होती है। कंप्यूटर में आप जो मर्जी डालते रहें, जो उसमें पिल्फरेज है, ब्रेकेज है, जो भी कोई अगर चोरी हो गई है, कोई चीज़ डिफेक्टिव हो गई, जो भी कुछ हो गया, बी ग्रेड है, तो वो अकाउंट्स वाले अकाउंटिंग में डिटरमिन और फिजिकल काउंट से ही करना पड़ता है। तो फिजिकल काउंट आपके पास है 300 यूनिट का। अब अगर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब है कि जो एंड में खरीदे गए थे ना वो पड़े हुए हैं, यानी ये 100 यूनिट पड़े 9 रुपए वाले, बाकी 200 यूनिट इसमें से पड़े हैं 8 रुपए वाले। हाँ फर्स्ट वाले तो बिक गए हैं। फर्स्ट वाले तो बिक गए ना, वो तो आउट हो गए। तो इससे जो टोटल यूनिट 300 होंगे, लेकिन उनकी इन्वेंट्री वैल्यू होगी 2500 रुपये। अगर इन्वेंट्री वैल्यू 2500 रुपये है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 7300 में से 2500 माइनस कर देंगे, वो 4800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल वैसे सही है। अच्छा अगर आप करें नहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में तो फिर पहले 300 पड़े होंगे परचेजिंग के हिसाब से। फर्स्ट आउट इसमें पता नहीं 7 रुपये वाले क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं, ये भी एरर है। यही तो बहुत वाजिब साहब, ये तो आपकी जिस तरह गलतियाँ होती हैं मेरी भी उस तरह गलतियाँ हो रही। इसका 6 रुपये है नहीं ना? वही ना, शुरू वाले तो 6 रुपये पे थे, ये जो 200 यूनिट है तो 200 200 वो पड़े होंगे, 100 7 रुपये वाले पड़े हैं, 100 7 6 रुपये। 1800 जमा 7। हाँ तो ये 100 7 वाले और 200 6 वाले 1900 रुपये होगा। तो ये जब 1900 रुपये होगा तो ये जो इन्वेंट्री है ये रह जाएगी 7300 में से 1900 निकाल दें 5400। और ये तीसरी जो है ना ये एक्चुअली एवरेज है, इस पर भी लाइफा लिखा है, बहुत ही गलतियाँ हैं इसमें, तो सारा ठीक करना पड़ेगा। ये एवरेज के ऊपर की गई है, यानी वो 1000 अगर यूनिट थे, यहाँ 790 था ना, 7 रुपये 90 के हिसाब से, तो वो 7 रुपये एवरेज ये निकाली तो 5530 इन्होंने लिए हुए। एक्चुअली तो ये 1000 नहीं, ये 700 7.3 का रेट होगा ना वेटेड एवरेज। अभी इसमें वेटेड एवरेज, इसमें सिर्फ एवरेज ली गई है, वो तो वेटेड ऑटोमेटिकली हो गई ना, हमने टोटल क्वांटिटी प्लस कर ली और टोटल अमाउंट प्लस कर ली। लेकिन इसकी जो सही एवरेज होती है जब सॉफ्टवेयर में होगी, वो तो डिपेंड करेगी कि साथ साथ सेल भी होती जा रही है ना। तो अगर आप साथ साथ माइनस करें, अगर तो आप एंड ऑफ द ईयर एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री डालें फिर तो ठीक है, फिर ये एवरेजेस का फार्मूला ठीक है। तो 3 तरह की वैल्यू आ जाएंगी, और 3 तरह की वैल्यू आ जाएंगी तो मतलब 3 तरह की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो फिर 3 तरह के प्रॉफिट्स होंगे। तो इस हिसाब से जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो गाइडलाइंस हैं, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं वैसे, और इस कॉन्सेप्ट है इसका प्रूडेंस। अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट होता है उनमें एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस ये कहते हैं कि देयर ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी मसलन आपने जो भी कॉस्ट आपकी आई, अगर किसी कस्टमर उठाने से इनकार कर दिया और अब आपको सस्ता बिकना है,
तो प्रूडेंस ये कहती है अब आप उसको लो वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, और ये लोगों की मर्जी होती है, बिकॉज इसको कोई ऑडिटर नहीं चेक कर सकता, कोई बंदा नहीं चेक कर सकता। आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने प्रोड्यूस किया है, कस्टमर ने उठाने से इनकार कर दिया, ऑडिटर को तो नहीं पता। अब वो करोड़ रुपये का स्टॉक है, आप लोकल मार्केट में बेचने जाएंगे तो 20 लाख का बिकेगा, तो ऑडिटर आके आपको पूछे कि जी ये करोड़ रुपये का स्टॉक है बड़े अरसे से पड़ा हुआ है, आप कहेंगे हाँ वो कस्टमर कह रहा है मैं ले लूँगा तो बस ठीक है, या आप कहेंगे हाँ पड़ा हुआ है लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना 80 लाख रुपये, और आपने 80 पे रिकॉर्ड कर दी, 20 लाख आपने इसमें डाउन कर दी और आपने कहा 80 लाख है मार्केट वैल्यू, अब उसको तो कोई नहीं पकड़ सकता। तो जब आप वो ट्रू वैल्यू, इसलिए एक और तरीका होता है, जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं, तो आइडियली हमें वो खोल के ना ज़रा देखने चाहिए। और मतलब टेक्सटाइल कंपनी ने, तो आप देखें कि कौन सी टेक्सटाइल कंपनी है जिसका इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रखती है। तो हर एक की इन्वेंट्री अरबों में होती है, लेकिन आप देखें कि यार इसकी सेल्स कितनी है और इसकी इन्वेंट्री कितनी है, और उससे ट्राई टू गेट अ फील। लेक्चर 4 में असाइनमेंट भी दी गई आपको, जैसे कि वो तो स्टडी वो ज़्यादा होगा। नहीं वो तो सेल भी साथ होती है ना, वो फ़र्क चीज़ है। मैक्सिमम स्टॉक निकलता है तो सेल भी साथ बढ़ जाती है ना, उसमें सेल बढ़ रही होती है, वो एक फ़र्क बात है। ये तो हम ये बात कर रहे हैं कि सेल तो जो होनी थी होगी, अब जो पीछे इन्वेंट्री बची है उसकी वैल्यूएशन क्या करनी, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो जा रहे हैं बेसिकली फाइनेंसिंग के मॉडल के ऊपर है, जैसे स्पिनिंग में है तो स्पिनिंग की जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो ट्रू वैल्यू जो भी लगी उसी के ऊपर ही रहती है। स्पिनिंग में तो जनरली अगर कॉटन पड़ी है ना तो उसकी तो वैल्यू, ये यान भी बन के पड़ा हुआ है, हाँ उसी वैल्यू में पड़ा हुआ है। हाँ, इसलिए उसकी वजह है कि अगर तो वैल्यू बढ़ गई तो अकाउंटिंग अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि मिनिमम है ना, ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो बड़ी को तो अलाउ कर नहीं रही। और अगर यान सस्ता हो गया और अब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कम हो गई तो वो फिर फैक्ट्री वाले अपना नुकसान ही कर रहा होगा, इसलिए फैक्ट्री वाले उसको इग्नोर कर देते हैं।